गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे संकुल वियोजन स्थिरांक से। संकुल वियोजन स्थिरांक, संकुल वियोजन स्थिरांक के आई। ठीक है, नंबर 2 था संकुल वियोजन स्थिरांक के आई। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? समग्र स्थायित्व स्थिरांक या संकुल साम्य स्थिरांक, ये पढ़ा था अपन ने, बीटा एन। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? समग्र स्थायित्व स्थिरांक या संकुल साम्य स्थिरांक बीटा एन। बीटा एन क्या था? बीटा एन क्या था कि धातु धनायन और लिगेंड से संकुल निर्माण के साम्य को क्या बोला जाता था? समग्र स्थायित्व स्थिरांक बीटा एन द्वारा दर्शाया जाता था। समग्र स्थायित्व स्थिरांक बीटा एन क्या था? धातु धनायन तथा लिगेंड से संकुल निर्माण के साम्य को क्या कहा जाता था? बीटा एन या समग्र स्थायित्व स्थिरांक कहा जाता था। ठीक है, वो तो नंबर था 1। अब ये क्या है? संकुल वियोजन स्थिरांक। संकुल वियोजन स्थिरांक नाम से स्पष्ट है कि संकुल का क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है। संकुल वियोजित होकर क्या बनाएगा? धातु धनायन और लिगेंड बनाएगा। ठीक है, तो संकुल से धातु धनायन तथा लिगेंड निर्माण के साम्य को क्या कहा जाता है? वियोजन साम्य कहा जाता है, जिसका स्थिरांक क्या कहलाता है? वियोजन साम्य स्थिरांक, या जिसका स्थिरांक क्या कहलाता है? वियोजन साम्य स्थिरांक या साम्य स्थिरांक संकुल वियोजन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, संकुल वियोजन स्थिरांक कहलाता है। तो संकुल वियोजन स्थिरांक के आई क्या है कि संकुल से, संकुल क्या होगा इसके अंदर? संकुल वियोजित होगा किसमें? धातु धनायन और लिगेंड से। ठीक है, और उसमें क्या था? समग्र स्थायित्व स्थिरांक में धातु धनायन और लिगेंड से क्या हो रहा था? संकुल बन रहा था, संकुल का निर्माण हो रहा था। उसके स्थायित्व स्थिरांक को क्या कहते थे? बीटा एन कहते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है? संकुल वियोजित होगा किसमें? धातु धनायन और लिगेंड में। फिर उसके स्थिरांक को क्या कहेंगे अपन? के आई कहेंगे। ठीक है, तो संकुल से धातु धनायन तथा लिगेंड निर्माण के साम्य को, संकुल से धातु धनायन व लिगेंड निर्माण के साम्य को, लिगेंड निर्माण के साम्य को वियोजन साम्य कहा जाता है। लिगेंड निर्माण के साम्य को वियोजन साम्य कहते हैं। वियोजन साम्य कहते हैं, जिसका स्थायित्व स्थिरांक, जिसका साम्य स्थिरांक क्या कहलाता है? जिसका साम्य स्थिरांक, जिसका साम्य स्थिरांक क्या कहलाता है? संकुल वियोजन स्थिरांक कहलाता है। संकुल वियोजन स्थिरांक के आई कहलाता है। क्या कहलाता है? के आई कहलाता। ठीक है, तो संकुल वियोजन स्थिरांक के आई क्या है? संकुल से धातु धनायन तथा लिगेंड निर्माण के साम्य को वियोजन साम्य कहते हैं, जिसका साम्य स्थिरांक संकुल वियोजन स्थिरांक के आई कहलाता है। ठीक है, जैसे ये एम एल एन क्या है? संकुल है एक, ये किसमें वियोजित होगा? साम्य में। किसमें वियोजित होगा? धातु धनायन प्लस लिगेंड के अंदर एन एल, लिगेंड के अंदर वियोजित होगा एन एल। ठीक है, तो ये कौन सा साम्य कहलाता है? वियोजन साम्य कहलाता है। कौन सा साम्य कहलाता है? वियोजन साम्य। ये साम्य क्या कहलाता है? वियोजन साम्य कहलाता है, जिसमें संकुल जो है वो धातु धनायन और लिगेंड में क्या हो रहा है? वियोजित हो रहा है। लिगेंड में क्या हो रहा है? वियोजित हो रहा है। ठीक है, तो ये कहलाता है वियोजन साम्य स्थिरांक। इसके लिए के आई कैसे लिखेंगे?
के आई वियोजन स्थिरांक के आई क्या होगा, उत्पाद के सक्रियता गुणनफल बटा क्रियाकारक के सक्रियता गुणनफल। तो उत्पाद के सक्रियता गुणनफल क्या है, एम एन प्लस की सांद्रता इंटू लिगेंड की सांद्रता की घात n अपॉन क्रियाकारक क्या है, एम एल एन संकुल है। ठीक है, तो के आई क्या आया, एम एन प्लस की सांद्रता इंटू एल की सांद्रता की घात n और एम एल एन संकुल की सांद्रता। ठीक है, ये जो है वो किसके बराबर होगा, 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन बीटा एन के बराबर होगा, 1 अपॉन बीटा एन के बराबर होगा, क्योंकि बीटा एन क्या है, जस्ट इसका व्युत्क्रम है, जस्ट इसका क्या है, उल्टा है। ये 1 अपॉन बीटा दिखाई नहीं दे रहा ना, मैं ऊपर लिख रही हूँ 1 अपॉन बीटा एन। ठीक है, ये जो के आई ये पूरा भी नहीं दिखाई दे रहा है ना, मैं उसको ऊपर लिखती हूँ, ऊपर लिख रही हूँ मैं इसको। देखो के आई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, एम एन प्लस, ठीक है, के आई इज इक्वल टू क्या आएगा, संकुल वियोजन स्थिरांक के आई इज इक्वल टू क्या आएगा, उत्पाद के सक्रियता गुणनफल एम प्लस एल अपॉन संकुल एम एल एन। ठीक है, ये आएगा ए आई इज इक्वल टू, ये आएगा, ये जो है ये किसके बराबर होगा, 1 अपॉन बीटा एन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 अपॉन बीटा एन के बराबर होगा, क्योंकि बीटा एन जो है वो क्या है, इसका जस्ट उल्टा है। बीटा एन जो है वो क्या है, इसका संकुल वियोजन स्थिरांक का क्या है, जस्ट उल्टा है। उसमें क्या होता था, बीटा एन में क्या आता था, एम एल एन, जो ये नीचे वाला पद है वो ऊपर आता था, ऊपर वाला पद जो है वो नीचे आता था। बीटा एन में क्या था, एम एल एन इज इक्वल एम एल एन अपॉन एम एन प्लस की सांद्रता इंटू लिगेंड की सांद्रता की घात एन। ठीक है, तो के आई जो है वो क्या है, बीटा के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, बीटा एन क्या है, समग्र स्थायित्व स्थिरांक, जिसमें क्या हो रहा था, धातु धनायन और लिगेंड से साम्य संकुल बन रहा था। यहाँ पे क्या है, संकुल से धातु धनायन और लिगेंड बन रहा है ना। तो ये वियोजन स्थिरांक जो है वो समग्र स्थायित्व स्थिरांक के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, संकुल वियोजन स्थिरांक के आई समग्र स्थायित्व स्थिरांक बीटा एन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। संकुल वियोजन स्थिरांक के आई जो है, के आई जो है वो किसके, समग्र स्थायित्व स्थिरांक बीटा एन के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। समग्र स्थायित्व स्थिरांक बीटा एन के व्युत्क्रमानुपाती है। समग्र स्थायित्व स्थिरांक बीटा एन के क्या है, बीटा एन के व्युत्क्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, संकुल वियोजन स्थिरांक के आई जो है वो समग्र स्थायित्व स्थिरांक बीटा एन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि देखो तो क्या होगा, संकुल का, अब हम संकुल इसके स्थायित्व की बात करते हैं। अगर हम संकुल के स्थायित्व की बात करते हैं तो संकुल का स्थायित्व बीटा एन के तो क्या था, समानुपाती था, है ना। संकुल का स्थायित्व समानुपाती तो होगा बीटा एन, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, 1 के आई के। व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा, के आई के व्युत्क्रमानुपाती होगा। संकुल वियोजन स्थिरांक के आई के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अतः संकुल का स्थायित्व बीटा एन के समानुपाती होगा और व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा, के आई के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, के आई के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब देखो, यानी इसका मतलब क्या, व्युत्क्रमानुपाती यानी कि के आई का मान जितना कम होगा, के आई का मान जितना कम होगा, संकुल का स्थायित्व क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। के आई का मान जितना कम होगा, संकुल का स्थायित्व क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि संकुल का स्थायित्व और के आई क्या है, संकुल
स्थायित्व, संकुल का स्थायित्व समानुपाती बीटा एन है और व्युत्क्रमानुपाती क्या है, के आई है। यानी कि के आई का मान जितना कम होगा संकुल का स्थायित्व क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। के आई का मान जितना कम होगा संकुल का स्थायित्व क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, उतना ही ज्यादा होगा। तो अब देखो, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसको हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक अपने पास है संकुल CD NH3 का होल 4 2 प्लस NH3 का होल 4 2 प्लस, इसके लिए अपन को KI की वैल्यू कितनी दी हुई है, इसके लिए अपन को KI की वैल्यू दी हुई है 2.5 इंटू 10 टू पावर -7, 2.5 इंटू 10 टू पावर कितनी है, -7। ठीक है, दूसरा एक संकुल है अपने पास AG NH3 का होल ट्वाइस 2 प्लस, एक ये संकुल है। इसके लिए के आई की वैल्यू अपन को कितनी दी हुई है, 6.2 इंटू 10 टू पावर -8, 6.2 इंटू 10 टू पावर -8। ठीक है, अब देखो इसमें से के आई की वैल्यू किसकी कम है, ये क्या है 10 टू पावर -7 है और ये क्या है 10 टू पावर -8 है। इसका माइनस में मान ज्यादा है, इसका क्या है -8 है, ये -7 है, इसका क्या है माइनस में मान ज्यादा है। तो माइनस में जिसका मान ज्यादा है मतलब क्या है, के आई का मान कम होगा। ठीक है, माइनस में इसका मान ज्यादा है, 10 टू पावर क्या है -8 है और ये 10 टू पावर -7 है, तो इसका मान माइनस में ज्यादा है, तो के आई इसका क्या होगा, इसका के आई का मान कम होगा और इसका के आई का मान ज्यादा होगा। तो संकुल का स्थायित्व किसका ज्यादा होगा, के आई के मान घटने के साथ क्या होता है, संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। तो यहाँ पे इन दोनों में से के आई की वैल्यू कम किसकी है, इसकी कम है, तो ये वाला संकुल क्या होगा, ज्यादा स्थायी होगा। ठीक है, ये वाला संकुल क्या होगा, ज्यादा स्थायी होगा। ठीक है, और वैसे तो देखो नॉर्मली हम देखते हैं ये दोनों ही क्या है, माइनस में है, एक तो -7 है और दूसरा क्या है -8 है। ठीक है, दोनों ही क्या है, के आई के लिए न्यून मान है, दोनों ही क्या है -7 और -8 न्यून मान ही है ना, के आई के दोनों ही क्या है न्यून मान है। तो ऐसे नॉर्मली ये दोनों ही संकुल स्थायी है, नॉर्मली ये दोनों ही संकुल स्थायी है के आई के न्यून मान के कारण। लेकिन अगर हम इन दोनों संकुल की बात करते हैं तो इन दोनों संकुल में ये वाला जो संकुल है वो क्या होगा, ज्यादा स्थायी होगा, क्योंकि इसकी के आई का मान क्या है, इससे थोड़ा कम है। ठीक है, वैसे तो ये क्या है, के आई के दोनों ही न्यून मान है। ठीक है, के आई के न्यून मान के कारण ये दोनों ही संकुल क्या होंगे, स्थायी होंगे। ठीक है, अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो इन दोनों में से किसकी के आई का मान कम है, इसकी के आई का मान कम है, तो ये थोड़ा ज्यादा स्थायी होगा इससे। ठीक है, तो संकुल का स्थायित्व के आई का मान घटने के साथ क्या होता है, बढ़ता है। संकुल के वियोजन स्थिरांक का मान घटने के साथ, संकुल के वियोजन स्थिरांक यानी के आई का मान घटने के साथ क्या होता है, संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। ठीक है, अब देखो मैं लिख लेती हूं इसको यहां पे, संकुल वियोजन स्थिरांक, संकुल वियोजन स्थिरांक के आई का मान घटने के साथ, संकुल वियोजन स्थिरांक के आई का मान जो है वो घटने के साथ संकुल का स्थायित्व बढ़ता है, संकुल का स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। ठीक है, अब तो ये हो गया अपने संकुल वियोजन स्थिरांक के आई। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट नया टॉपिक आता है, संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि संकुल का स्थायित्व निर्भर किन कारकों पर करता है, संकुल का स्थायित्व
किन कारकों पर निर्भर करता है? संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे कि संकुल का स्थायित्व किन कारकों पर निर्भर करता है। तो संकुल का स्थायित्व निम्न कारकों पर निर्भर करता है। संकुल का स्थायित्व जो है निम्न कारकों पर निर्भर करता है। अब निम्न कारक कौन कौन से हैं वो अपन अभी देखेंगे। निम्न कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो पहला कारक है के आई बीटा एन, जो भी अपन ने जब जितने जितने पढ़े हैं वो सभी कारक के आई बीटा एन माइनस डेल्टा जी नोड और डेल्टा एच नोड और डेल्टा एस नोड के इक्विलिब्रियम। तो संकुल का स्थायित्व जो है वो इन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि संकुल के स्थायित्व के साथ इन कारकों का संबंध क्या है। तो देखो, संकुल का स्थायित्व जो है वो के आई के, तो क्या होता है अभी अपन ने पढ़ा था, ये के आई क्या है वियोजन स्थिरांक है, उसके क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। फिर बीटा एन के क्या होता है समानुपाती होता है, और बीटा एन किसके बराबर होता है के इक्विलिब्रियम के बराबर होता है, ठीक है। फिर माइनस डेल्टा जी नोड के क्या होता है समानुपाती होता है, माइनस डेल्टा जी नोड के समानुपाती होता है। डेल्टा एच नोड के भी क्या होता है समानुपाती होता है, ठीक है। डेल्टा एच नोड मैं यहां लिख रही हूँ, संकुल का स्थायित्व यहां तक तो दिख रहा है ना। संकुल का स्थायित्व समानुपाती क्या है के आई, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती, संकुल का स्थायित्व व्युत्क्रमानुपाती है। के आई के समानुपाती क्या है बीटा एन, बीटा एन के क्या है समानुपाती है, और बीटा एन किसके बराबर है के इक्विलिब्रियम के बराबर है। अब डेल्टा जी नोड संकुल का क्या स्थायित्व क्या होता है माइनस डेल्टा जी नोड के क्या होता है समानुपाती होता है। संकुल का स्थायित्व माइनस डेल्टा जी नोड के क्या होता है समानुपाती होता है, और डेल्टा एच नोड के भी क्या होता है समानुपाती होता है, ठीक है। और डेल्टा एस नोड के भी क्या होता है समानुपाती होता है, ठीक है। तो संकुल के स्थायित्व का इन कारकों के साथ क्या संबंध है, तो वो देखो, संकुल का स्थायित्व के आई की क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, बीटा एन के समानुपाती होता है, और बीटा एन किसके बराबर होता है के आई के बराबर होता है, सॉरी के इक्विलिब्रियम के बराबर होता है। तो के इक्विलिब्रियम, ठीक है, बीटा एन किसके बराबर होता है के इक्विलिब्रियम के बराबर होता है। तो के इक्विलिब्रियम भी क्या है संकुल के स्थायित्व के समानुपाती है। फिर माइनस डेल्टा जी नोड की बात करें तो संकुल का स्थायित्व माइनस डेल्टा जी नोड के भी समानुपाती होता है, डेल्टा एच नोड के समानुपाती होता है, और डेल्टा एस नोड के भी क्या होता है समानुपाती होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारकों। अब हम बात करते हैं संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं। तो संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक, संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो वो देखते हैं। इसमें पहला कारक है धातु धनायन की प्रकृति। पहला क्या कारक है धातु धनायन की प्रकृति, ठीक है। दूसरा है लिगैंड की प्रकृति। क्या है लिगैंड की प्रकृति। तीसरा कौन सा कारक है, तीसरा है विलायक की प्रकृति। क्या है सॉरी तीसरा है विलायक की प्रकृति। चौथा कौन सा है संकुल का वातावरण। क्या है संकुल का वातावरण, ठीक है। पांचवा क्या है अन्य, पांचवा अन्य। तो संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, एक तो धातु धनायन की प्रकृति, दूसरा क्या है लिगैंड की प्रकृति, तीसरा क्या है विलायक की प्रकृति, चौथा क्या है संकुल का वातावरण, और पांचवा क्या है अन्य कारक, ठीक है अन्य कारक। जिसमें से हम स्टार्ट करेंगे पहला
धातु धनायन की प्रकृति, ठीक है, धातु धनायन की प्रकृति संकुल के स्थायित्व को किस प्रकार से प्रभावित करती है, तो वो हम देखते हैं। पहले हेडिंग लगा लेते हैं, धातु धनायन की प्रकृति, धातु धनायन की प्रकृति, ठीक है। अब देखो इसमें भी पहला आता है धातु धनायन का आकार। धातु धनायन की प्रकृति में भी पहला पॉइंट है धातु धनायन का आकार, धातु धनायन का आकार, ठीक है। अब देखो संकुल का स्थायित्व जो है वो धातु धनायन के आकार के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होगा। जितना ज्यादा बड़ा धातु धनायन होगा संकुल का स्थायित्व क्या होगा, उतना ही कम होगा, ठीक है। तो संकुल का स्थायित्व जो है वो धनायन की त्रिज्या यानी mn+ की त्रिज्या, mn+ की त्रिज्या की क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। यानी कि धातु धनायन का आकार जितना बड़ा होगा संकुल का स्थायित्व क्या होगा, उतना ही कम होगा, या फिर धनायन जितना छोटा होगा संकुल क्या होगा, उतना ही स्थायी होगा। धनायन जितना छोटा होगा संकुल क्या होगा, उतना ही स्थायी होगा, ठीक है। तो संकुल का स्थायित्व धनायन की त्रिज्या के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसको क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने एक धातु धनायन लिया है जिसमें धातु धनायन क्या, दो निश्चित लिगेंड के साथ क्या बना रहा है, संकुल बनाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, धातु धनायन लेंगे, अलग अलग आकार के धातु धनायन लेंगे, उनमें उन धातु धनायनों के लिगेंड क्या होंगे, निश्चित होंगे, और धातु धनायन का आवेश क्या होगा, वो भी निश्चित होगा, और उनकी लिगेंड के साथ ज्यामिति क्या होगी, वो भी निश्चित होगी, ठीक है। तो निश्चित आवेश, लिगेंड व ज्यामिति युक्त संकुल के धनायन का आकार घटने के साथ संकुल का स्थायित्व बढ़ता है, ठीक है। क्या है, निश्चित आवेश, लिगेंड, निश्चित आवेश, निश्चित लिगेंड तथा निश्चित ज्यामिति, निश्चित ज्यामिति युक्त संकुल के धनायन का आकार घटने के साथ, ज्यामिति युक्त संकुल के धनायन का आकार घटने के साथ संकुल का स्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा, संकुल का स्थायित्व बढ़ता है, संकुल का स्थायित्व बढ़ता है, ठीक है। क्या है लाइन, के निश्चित आवेश, निश्चित लिगेंड तथा निश्चित ज्यामिति युक्त संकुल के धनायन का आकार घटने के साथ क्या होगा, संकुल का स्थायित्व बढ़ता है, ठीक है। तो देखो अपन धातु धनायन लेते हैं अलग अलग आकार के, वो सब एक निश्चित लिगेंड के साथ क्या बना रहे हैं, संकुल बना रहे हैं, और उनकी ज्यामिति क्या है, निश्चित है। आवेश क्या होंगे धातु धनायन पर, वो भी निश्चित होगा, ठीक है। तो देखो उदाहरण लेते हैं अपन, Mn2+ Fe2+ 2+, Cu2+, ठीक है। क्या है, Mn2+ Fe2+, Mn2+ Fe2+, CO2+, Nickel2+ एंड Cu2+, Copper2+, ठीक है। तो देखो आवेश क्या है, निश्चित है, आवेश क्या है यहाँ पे 2+, 2+, 2+, सब में क्या है 2+ है, आवेश क्या है, निश्चित। अब देखो ये क्या है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ जा रहे हैं, तो बाएं से दाएं तरफ जाने पर आकार देखो, अब आकार की बात करते हैं अपन, आकार देखो क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, आकार क्या हो रहा है, घट रहा है, आकार क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो संकुल का स्थायित्व क्या होगा, आकार घटने के साथ क्या होता है, स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता है, तो न्यू होगा,
ठीक है, यहाँ पे अपन लगा लेते हैं Mn2 प्लस Fe2 प्लस CO2 प्लस Ni2 प्लस एंड Cu2 प्लस। ठीक है, Mn2 प्लस Fe2 प्लस CO2 प्लस Ni2 प्लस एंड Cu2 प्लस। ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर क्या हो रहा है, आकार लगातार घट रहा है, तो आकार घटने के साथ संकुल का स्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो निश्चित आवेश क्या है, +2 है। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें, देखो निश्चित आवेश क्या है, +2 है। ठीक है, आवेश यहाँ पे क्या है, +2 है। ठीक है, लिगेंड कौन सा लेंगे अपन, लिगेंड भी कौन निश्चित है। ठीक है, लिगेंड क्या है, वो भी निश्चित है। कौन सा लिया अपन ने, NH3 लिया है। ठीक है, लिगेंड NH3। और ज्यामिति क्या होगी सबकी, ज्यामिति होगी सबकी अष्टफलकीय। क्या होगी, अष्टफलकीय। ठीक है, तो ये सब क्या है, निश्चित है। ये सब क्या है, निश्चित है। ठीक है, तो आवेश क्या है, 2 प्लस, आवेश क्या है 2 प्लस निश्चित है। लिगेंड क्या है, NH3 लिगेंड की लिया है अपन ने। सभी धातु नयन जो है वो NH3 लिगेंड के साथ क्या बना रहे हैं, संकुल बना रहे हैं। और ज्यामिति भी क्या है, सबकी अष्टफलकीय है, निश्चित है। ठीक है, तो वो लाइन क्या थी कि निश्चित आवेश, निश्चित लिगेंड और निश्चित ज्यामिति युक्त संकुल के आधानायन का आकार घटने के साथ संकुल का स्थायित्व क्या हो रहा है, बढ़ता है। ठीक है, तो धातु धनायन की प्रकृति में पहला पॉइंट क्या था, धातु धनायन का आकार। ठीक है, उसके लिए क्या है, निश्चित आवेश, निश्चित लिगेंड व निश्चित ज्यामिति युक्त संकुल के धनायन का आकार घटने के साथ संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। इसी तरह से अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, अपन एक और एग्जांपल लेंगे। क्षारीय मृदा धातुओं की बात करते हैं अपन तो। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेंगे, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातुओं का उदाहरण। ठीक है, क्षारीय मृदा धातुओं का उदाहरण या क्षारीय मृदा धातुओं के संकुलों में, धातुओं के संकुलों में कौन कौन से लिए हैं, बेटा मांगे कार, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस। ठीक है, क्षारीय मृदा धातुओं के संकुलों में कौन कौन से क्षारीय मृदा धातु लिए, बेरिलियम, बेटा मांगे कार, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है, आवेश क्या है, तीनों में 2 प्लस है, निश्चित आवेश है। आवेश क्या है, तीनों में निश्चित आवेश है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, आकार बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, आकार बढ़ रहा है। आकार यहाँ पे लिख लेती हूं मैं, आकार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, आकार बढ़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, कैल्शियम का आकार ज्यादा होगा मैग्नीशियम से और मैग्नीशियम का आकार ज्यादा होगा बेरिलियम से। ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ रहा है। ठीक है, बेरिलियम का आकार सबसे छोटा होगा, कैल्शियम का आकार बड़ा होगा। अब देखो, तो स्थायित्व की बात करें अपन, स्थायित्व की बात करते हैं, आकार बढ़ रहा है। आकार बढ़ने के साथ धातु धनायन का क्या हो रहा है, आकार बढ़ रहा है, तो आकार बढ़ने के साथ धातु धनायन का स्थायित्व क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। ठीक है, बेरिलियम 2 प्लस और मैग्नीशियम 2 प्लस और कैल्शियम 2 प्लस। ठीक है, तो देखो आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और आकार बढ़ने के साथ क्या होगा, स्थायित्व क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम तो क्या करते हैं, संकुल निर्मित करते हैं, क्योंकि इनका कैल्शियम से क्या है, स्थायित्व ज्यादा ही है। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो तो संकुल निर्मित करते हैं, लेकिन कैल्शियम क्या करता है, अस्थायी संकुल बनाता है। कैल्शियम क्या करता है, अस्थायी संकुल बनाता है, अस्थायी
संकुल बनाता है, क्योंकि कैल्शियम से जो भी संकुल बनेगा वो क्या होगा, अस्थायी होगा। ठीक है, तो वो कैल्शियम क्या करता है, अस्थायी संकुल बनाता है, और बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या करते हैं, संकुल निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये था दूसरा एग्जांपल क्षारीय मृदा तत्वों के संकुलों में, जिसमें क्या हो रहा था, आकार बढ़ रहा था, इसलिए स्थायित्व घटेगा। उससे पहले अपन ने उदाहरण लिया था, आकार घटने का उदाहरण लिया था, जिसमें संकुल का स्थायित्व क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट इसका धातु धनायन की प्रकृति में दूसरा पॉइंट आता है धातु धनायन पर आवेश। धातु धनायन पर आवेश वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।